नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समूचे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक सुखद समाचार हम सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहते हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल की अपील हमारे सुदूर दक्षिण में रहने वाले भारतीय भाई बहन, केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन से एक भारतीय भाई का विचार आया था हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास कि भारतीय अवाम ताकत दल जो ये सवाल कर रहा है, जो ये मुद्दा उठा रहा है कि हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन अपने को भारत का सबसे शिक्षित 100% शिक्षित नागरिक कहते हैं और वो लगातार या तो वाम दलों को या तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस को ही चुन करके देश के ऊपर एक अभिशाप बिठाते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे भारतीय भाई बहनों का वो तबका जो केरल में निवास करता है और वो जो कि अपने को दावा करता है कि हम 100% शिक्षित हैं, तो क्या उसकी शिक्षा का 100% शिक्षा का यही मतलब है कि देश के दुश्मनों को देश के ऊपर एक अभिशाप के रूप में बैठाया जाए? तो ये जो मुद्दा उठाया गया भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा, तो केरल से ही एक भारतीय भाई की प्रतिक्रिया आई कि भारतीय अवाम ताकत दल इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ आए और हम सभी उसके साथ हैं और जो ये अभिशाप हमारे इन भारतीय भाई बहनों के द्वारा हो रहा है उस अभिशाप को रोका जाए। दक्षिण में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन में अमूमन देखा जाता है कि वो प्रणाली में, सिस्टम में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये बड़ी सुखद बात है, लेकिन साथ साथ दुर्भाग्य ये है उन भारतीय भाई बहनों के साथ कि भाषाई
और प्रांतीय कट्टरता के दलदल में इस तरह से फंसे हुए हैं कि एक तो वो स्वयं बाहर नहीं आना चाहते, और वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो भी उनको बाहर नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि ये राजनीतिक माहौल, ये राजनीतिक दल हमारी भारतीय आवाम को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये उनकी एक कोर स्ट्रेटजी है और कोर पॉलिसी है, कमज़ोर करना चाहते हैं। तो वो कमज़ोर कैसे करेंगे? बांट करके। और कैसे बांटेंगे कि जो हमारी जो सामान्य पहचान है कि हम भारतीय हैं, इससे दूर वो सिखाएंगे कि हम भारतीय नहीं हैं, हम तेलुगु हैं, हम कन्नड़ी हैं, हम तमिल हैं, हम मलयाली हैं। ये राजनीतिक दल वो सिखाएंगे उनको। तो इसी तरह का एक गंदा माहौल हमारे दक्षिण भारत में रहने वाले भारतीय भाई बहनों की मानसिकता को जकड़े हुए है। ये सारे राजनीतिक पार्टियां दक्षिण की, और उनमें सबसे जो घनघोर पार्टी है वो डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम या कड़गम, और उसी के आसपास एआईएडीएमके भी है, और छोटे छोटे जो है पीएमके और एमडीएमके और भी हैं, वो उसी विभाजनकारी विभेदकारी राजनीति को चलाते हैं। अरे उसमें तो एक एमडीएमके का वैको है, वो सीधे सीधे ओपनली बेहयाई के साथ छाती तान करके वो एलटीटी का समर्थन करता है। तो इस तरह की मानसिकता के शिकार हैं हमारे उस क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के। ये बहुत दुख की बात है। और जो अपने को राष्ट्रीय या मुख्य धारा की पार्टियां हैं, वह भी इस बात से चिंतित नहीं है। वो यही जो कमजोरी है इसी को और चौड़ा करके, जैसे कि वो जब भी जाएंगे तमिलनाडु में तो अंग्रेजी में बोलेंगे। क्यों भाई? अंग्रेजी क्या इस देश की भाषा है? जो हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी में प्रयोग किया जाए। और यदि अभी भी चूंकि जो माहौल फैलाया गया है और जिसका खामियाजा हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहन भुगत रहे हैं कि हिंदी को समझने में अभी भी दिक्कत हो रही है, जबकि 70 साल से ऊपर हमारी आज़ादी को हो गए। तो यदि दिक्कत है फिर भी तो एक अनुवादक, ट्रांसलेटर रख लिया जाए, लेकिन बोला जाए वो हिंदी में ही। और यदि हिंदी को समझने में दिक्कत है जनमानस को, तो एक अनुवादक की सहायता ली जा सकती है। लेकिन कदाप अंग्रेजी में बोलना एक बहुत खतरनाक भारत विरोधी एक संकेत है। तो यह समस्या कभी कभी केरल में, कभी कभी तमिलनाडु में और केरल में आती है। लेकिन देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना से यदि हिंदी में बात कही जाए और यदि उधर के हमारे भारतीय भाई बहनों को समझने में दिक्कत हो तो एक अनुवादक की सहायता ली जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे करके वो हिंदी को समझना शुरू कर देंगे और फिर ये दिक्कत भी कालांतर में दूर हो जाएगी। तो यह भी है। और दूसरा, ये जाकर के जीएनपीसी बोल रही है कि आप लोगों के ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। एक एंटी हिंदी की एक राजनीति चलाई जाती है हमारे दक्षिण भारत के जनमानस के ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर। इस संबंध में मैं खुद एक अनुभव साझा करना चाहता हूं कि मैं केरल में
पोस्टेड था। मेरा मुख्यालय तिरुवनंतपुरम था, लेकिन कार्यक्षेत्र हमारा पूरा केरल था। तो जब मैं वहाँ गया तो हमारे अधीनस्थ जितने अधिकारी थे उनसे मैंने कहा कि मैं फाइलों पर टिप्पणी या आदेश जो इस देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें ही करूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी एक सामान्य जानने वाले करने वाले उससे बेहतर आती है, लेकिन हिंदी में काम करना मैं अपना एक राष्ट्रीय फर्ज मानता हूँ, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी होने के नाते भी ये मेरा फर्ज और बढ़ जाता है। तो फिर वो हमारे अधीनस्थ अधिकारी यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वो जिस मानसिकता के शिकार बनाए गए थे, तो उसी अनुसार उन्होंने कहना शुरू किया कि सर, हिंदी में यदि आप आदेश देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो हमने थोड़ी कड़ाई का रुख अपनाते हुए उनसे ये कहा कि हिंदी सीखने के नाम पर कितनी निधि, कितना फंड केंद्र से आया हुआ है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। वो समझ गए कि उनकी जो सबसे कमजोर नस है उसको दबाने का काम ये साहब कर रहे हैं। तो तुरंत वो हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जब जो भी निधि आई है हिंदी सीखने के लिए, किन किन लोगों ने हिंदी सीखा, कहाँ कहाँ सीखा, और सीखने के बाद भी हिंदी का प्रयोग नहीं किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है खड़ा होना चाहिए था, हो सकता था, और मैं खड़ा करता भी। तो मैंने हमारे इस कदम को उन्होंने इस रूप में देखा कि ये हमारी जो हमारी कमजोर नस है, जो सबसे डेलिकेट हमारी नर्व है, उसको दबाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हिंदी में आदेश दीजिए, टिप्पणी करिए, लेकिन चूंकि हम लोग को हिंदी वो समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो मेरे सामने एक विकट परिस्थिति थी कि मैं आदेश भी दूं और उस आदेश का आशय क्या है, मतलब क्या है, वो उनको समझाऊं। तो हमने इस विकटता को भी झेलने के लिए हम तैयार हो गए। कोई बात नहीं है, हम आदेश भी देंगे और उस आदेश का आशय क्या है, मतलब क्या है, वो आपको अंग्रेजी में मौखिक रूप से समझा भी देंगे। तो धीरे धीरे करके वो विरोध खत्म हुआ। और हालांकि मैं कोई उसमें राजनीति या सार्वजनिक गतिविधि में नहीं था, चूँकि मैं सरकारी अधिकारी था। मैंने कहा एक बात जान लीजिए, अब यहाँ किस तरह का माहौल फैलाया गया है और हमारे जनमानस को शिकार बनाया गया है, लेकिन एक बात सभी अब आप लोग जान लीजिए कि हिंदी सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की भाषा नहीं है, यह पूरे देश की भाषा है। यही यथार्थ सभी को समझना पड़ेगा कि हिंदी जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल, हरियाणा इत्यादि की भाषा नहीं है, ये पूरे देश की भाषा है। और ये आपकी भाषा है, हमारी सबकी भाषा है। इसको सीखना, पढ़ना, समझना, प्रसार करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इसका प्रयोग करना। तो और जिस वक्त ये समझेंगे कि ये हमारी भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, तो और जिसमें इसको पढ़ना, समझना, प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए कि जिन उत्तर भारतीयों की ये हिंदी मातृभाषा है,
उनसे आप आगे निकल जाएंगे कुछ ही दिनों में। और इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए जरूरी है बताना कि हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा है। डॉक्टर महीप सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर सुदर्शन भट्ट, अब जैसे डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर पूर्ण सिंह, इनकी मातृभाषा पंजाबी है। डॉक्टर सुदर्शन भट्ट गुजरात के हैं, उनकी मातृभाषा गुजराती है। फादर कामिल बुल्के, वो भी किसी दक्षिण राज्य के रहने वाले थे। और सबसे बड़े हमारे संत विनोबा भावे, जिनकी मातृभाषा मराठी, लेकिन हिंदी के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम है, अनन्य सम्मान है, जरा उनके वक्तव्यों से जरा पहचानिए, जरा देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, हिंदी की इज्जत न हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या लगाव था। ये जितने भी राजनेता आए हैं, जिसमें कि मोदी जी भी हैं और जितने भी जीएनपीसी के नेता हैं, कभी ऐसा लगाव वो दिखाया? बल्कि वो जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, वो हिंदी के विषय में क्या कहता है उसको भी सुन लीजिए। वो कहता है कि हिंदी एक जानदार भाषा है, ये जितना बढ़ेगी देश को उतना फायदा होगा। अरे गद्दार जवाहरलाल नेहरू, इससे बढ़िया डायलॉग जो है अमिताभ बच्चन को दे दीजिए, वो बोल देगा। डायलॉग बोलने से काम नहीं चलेगा, लगाव चाहिए। जो लगाव हमको संत विनोबा भावे से मिलता है। तो हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले वो तमाम हस्तियां हैं, तमाम महान आत्माएं हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो यही भावना सभी हमारे भारतीय भाई बहनों में होनी चाहिए। उनकी मातृभाषा भले नहीं हिंदी हो, हाँ एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, माने कि नीति लागू करने में भी एक बहुत बड़ी बेईमानी, बहुत खोट इसे जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कांग्रेस वालों ने की है। वो भी हिंदी के प्रति सम्मान लाने में सबसे बड़ी बाधक है। अब देखिए, एक त्रिभाषा फार्मूला सीखने का एक नीति है भाषा के संबंध में। त्रिभाषा फार्मूला से मतलब है कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, इनकी मातृभाषा भी हिंदी है, राष्ट्रभाषा तो खैर हिंदी है ही। तो इनको त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत सिर्फ 2 भाषाएं पढ़ने को वो पढ़ना पड़ेगा। जबकि हमारे जो दूसरे क्षेत्र हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हालांकि उसको भाषा के हिसाब में हिंदी भाषा के हिसाब से माने ख क्षेत्र और ग क्षेत्र कहा जाता है, उनको 3 भाषाएं पढ़नी। अब इसी देश में कुछ लोगों को 2 भाषाएं और कुछ लोगों को 3 भाषाएं। ये अन्याय है ना? अन्याय नहीं, बल्कि ये जानबूझ करके हिंदी का प्रसार न हो, हिंदी के प्रति विरोध चलता रहे, ये एक जानबूझ करके एक जो है साजिश की गई है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के द्वारा।
जबकि जरूरत इस बात की है कि उन हिंदी प्रदेशों में जिनकी मातृभाषा भी हिंदी है, वहां पर एक हमारी जो भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा में पंजाबी है, हमारी कोंकणी है, गुजराती है, उड़िया है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है और बांग्ला है, असमिया है। इनमें से कोई भाषा उनको पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए, तब जाकर के वो त्रिभाषा फार्मूला कहलाएगा। और विशेष करके जो हमारे दक्षिण की जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें से पढ़ें तो सोने में सुहागा। उसे बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। लाभ यह होगा कि इसके पढ़ने से हमारे जो बच्चे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के हैं और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि के हैं, उनको दक्षिण के राज्यों में नौकरी भी मिल सकती है, व्यवसाय भी मिल सकता है और जनमानस में ये एक बहुत बड़ा संकेत जाएगा कि भाई हमारी भी मातृभाषा का यह देश सम्मान कर रहा है। तो भारतीय एकता और भारतीय भावनात्मक एकता यानी इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत बड़ा सहायक होगा यदि त्रिभाषा फार्मूला को इस तरीके से लागू किया जाए कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक हमारी ये भारतीय भाषा है जो कि, और विशेष करके दक्षिण की, तेलुगु ले सकते हैं, कन्नड़ ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं, तो उनको नौकरी, व्यवसाय भी मिल सकता है उन क्षेत्रों में और एक भावना आएगी कि भाई हमारी भी मातृभाषा का यह देश, हमारे देश के लोग सम्मान कर रहे हैं। तो एक नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक भारतीय एकता को बहुत बल मिलेगा। तो भारतीय जनता के दल ने सोच रखा है कि जब भी इसके हाथ में सत्ता का उपकरण आएगा, इसको बहुत ईमानदारी से इसी लाइन पर, इसी नीति के अंतर्गत लागू करेगा। लेकिन विभाजनकारी नीति जो है, अभी ये गद्दार राहुल गांधी जाके बोल रहा है चुनाव में कि आपके ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। ये गद्दार राहुल गांधी ये क्या समझता है? हिंदी को सीखना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना क्या हिंदी को थोपना है? लेकिन नहीं, हमेशा जो है जो आग लगी रहती है उसी में घी डालता रहता है। तो एक हिंदी विरोध का हम नहीं कहते कि पूरे जनमानस जो है उसके साथ है, लेकिन एक उनको शिकार बनाने की एक साजिश तो है। वह उधर की जो पार्टियां, खास करके डीएमके उसमें सबसे आगे है। तो जाकर ये बोलता है गद्दार राहुल गांधी कि आपके ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। उस गद्दार राहुल गांधी को भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार, उसका प्रयोग राष्ट्र का सम्मान है, किसी के ऊपर थोपना नहीं है। उस गद्दार को सिखाना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी को और लोग भी जो जाकर बोलते हैं। तो भारतीय जनता दल हमेशा एक शुद्ध भारतीयता की बात करता है और भारतीय एकता की बात करता है। भारतीयता का प्रचार, भारतीयता का एहसास, भारतीय एकता का एहसास दक्षिण में रहने वाले भारतीय भाई बहनों में बहुत जरूरी है। इसी भारतीय एकता के अभाव में जो राजनीतिक माहौल जो वहाँ जो जहर घोलता रहता है, डीएमके जो है जितने तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं उसको सिखाता है कि तुम तमिल हो, तुम सिर्फ तमिल हो, तुम्हारी भाषा तमिल, तुम तमिल हो।
उसी के जवाब में कर्नाटक में कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम कन्नड़ हो, तुम कन्नड़ी हो। और उसी के चलते जो ये कावेरी नदी जल विवाद है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, जो कि सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, सिर्फ इसी कि कर्नाटक के लोग भारतीय नहीं हैं, वो कन्नड़ हैं। तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन वो भारतीय नहीं है, वो तमिल है। लेकिन मान लीजिए ये भाव होता कि तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन वो भारतीय हैं, कर्नाटक में भी रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं वो भी भारतीय हैं। तो दोनों भारतीय के बीच में, और हमारी जो ये कावेरी नदी है और बहुत ही पवित्र नदी है, गंगा के समान, तो इसका जो जल है वो भी राष्ट्रीय संपदा है, इस देश की संपदा है। तो यदि ये दृष्टिकोण होता कि भाई इस पानी का बंटवारा अपने भारतीय भाई बहनों में करना है, बहुत 1 मिनट में उसका समाधान इस दृष्टिकोण से हो जाता कि हमारे जो भारतीय भाई बहन कर्नाटक में रहते हैं या तमिलनाडु में रहते हैं, उनमें एक राष्ट्रीय संपदा यानी कावेरी का जल जो राष्ट्रीय संपदा है, उसका बंटवारा कैसे एक सौहार्दपूर्ण अमिकेबल तरीके से और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए किया जा सकता है। लेकिन दृष्टिकोण भारतीयता का होने की आवश्यकता है। और इस प्रकार कई ऐसे मसले हैं जो कि सिर्फ संकीर्णता आधारित जो समाज में आग लगाने की जो प्रवृत्ति है इन राजनीतिक दलों का, उसी के कारण वो उलझा हुआ है। इसलिए सबको तोड़ने के लिए भारतीय दृष्टिकोण का, भारतीय एकता का, भारतीय वजूद के एहसास का नितांत आवश्यकता है। तो भारतीय अवाम ताकत दल के हाथ में जब भी सत्ता का उपकरण आएगा, लगभग जिसका एक खाका नमूना आउटलाइन अभी जो बताया गया है, इसी दिशा में वो समाधान ढूंढेगा, बिल्कुल राष्ट्रीय परिवेश में, भारतीय परिवेश में, और सभी को अपना भारतीय भाई बहन मानते हुए। और जितनी भी नदियां हैं वो हमारे भारत की संपदा हैं और हमारे इन भारतीय भाई बहनों के लिए हैं। तो उनकी आवश्यकता को देखते हुए उसके अनुसार उसका वितरण, उसका विभाजन वो करेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि यदि भारत की नदियां जोड़ दी जाएं तो फिर ये समस्या का और भी सरल समाधान है। सिर्फ कावेरी जल विवाद ही नहीं है, तुंगभद्रा एक नदी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। और ये जो मारामारी होती है यमुना जल विवाद, कभी पंजाब हरियाणा, कभी हरियाणा दिल्ली, सिर्फ वही संकीर्णता आधारित कि हम दिल्ली के हैं तो वो हरियाणा का है तो पंजाब का। ये दृष्टिकोण ही राष्ट्र विरोधी है, भारत विरोधी है। यमुना नदी हो, उसका जल है, वो हमारी भारतीय संपदा है। और चाहे हमारे भारतीय भाई बहन पंजाब में रहते हो, चाहे हरियाणा में रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, वो अपने ही भारतीय भाई बहन। तो आवश्यकता अनुसार उसका वितरण उसका बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। लेकिन नहीं, वही संकीर्णता आधारित राजनीति जो चलाई जाती है, समाज में भेद विभेद जो आग लगाई जाती है, ये उसी का दुष्परिणाम है। नदियों को जोड़ना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य है, लेकिन समय समय पर ये सब एज ए लिप सर्विस बस जबान से बोल देते हैं। और यदि जो ये मोदी सरकार है, यदि आवाम के प्रति ईमानदार होती और उनके प्रति वाकई में
माने भक्ति का भाव होता है उसमें, तो निश्चित है कि जो ये जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज के द्वारा जो लूटे गए, इस देश में डकैती डाल करके विदेशों में जो काला धन जमा किया गया है, जिसको लाने का ये बात जो है 2014 के चुनाव प्रचार में मोदी जी ने स्वयं कहा था, यदि वो ला दें, आज की डेट में 80 लाख करोड़ सोनिया गांधी के नाम से, 40 लाख करोड़ इस जो है ये राहुल गांधी के नाम से है, तो कितना हो गया? 120 लाख करोड़। 120 लाख करोड़ में सारी नदियों को भी जोड़ दिया जाएगा। हमारी रक्षा तैयारी जो है वो अमेरिका, रूस और चीन से भी आगे हो सकती है। हमारे जितने अनुसंधान हैं, DRDO है, बार्क है, और भी जो अनुसंधान हैं ये भी, और इसरो है, ये भी विश्व में सबसे उत्तम हो जाएंगे। और भी इस तरह से जो राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान बड़े आराम से हो सकता है, बशर्ते ये काला धन लाया जाए तो। लेकिन मोदी जी वादा इन्होंने किया 2014 में जरूर, लेकिन आज उस जीएनपीसी के काले धन की रक्षा कर रहे हैं, जीएनपीसी की भी रक्षा कर रहे हैं, और देश को और हमारी आम आवाम को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बराबर तकलीफ दे रहे हैं। और तकलीफ देते हुए एक स्टोइक उपदेश संत महात्मा वाला, जो नाटकीय संत महात्मा होते हैं, उसको उपदेश सबका साथ सबका विश्वास। जब सबका साथ ही नहीं है, जब सबको आप दुख ही दे रहे हैं, तो विश्वास कैसे होगा मोदी जी? विश्वास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार जो है ये मोदी जी यदि नदियों को जोड़ना चाहते, और चाहे कावेरी जल विवाद है, तुंगभद्रा जल विवाद है, और भी जल विवाद है, और खास करके गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या आ जाती है, सिंचाई के पानी की समस्या आ जाती है, और साथ साथ किसी न किसी पे मैंने बाढ़ रहती है, तो उसी वक्त में कहीं पर सूखा रहता है। तो नदियों को जोड़ने से बाढ़ का भी सूखे का भी एक साथ समाधान। बाढ़ से आप लोग देखते होंगे अरबों खरबों का नुकसान होता है। हमारे माने सैकड़ों भारतीय भाई बहनों की जानें चली जाती हैं बाढ़ के कारण। तो बाढ़ की समस्या और सूखे की समस्या, पीने पानी की समस्या, सिंचाई के पानी की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान नदियों को जोड़ने से है। और वो जो ये डकैत सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और ये दोनों गद्दार भी हैं देश के, इनका वो काला धन ला करके इसको मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी करेंगे नहीं। इन देश के गद्दारों का, देश के डकैतों का पैसा जो है, पैसे की रक्षा कर रहे हैं मोदी जी। यही यथार्थ जो है हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें, और खास करके राष्ट्रभक्ति के मोहजाल में जो भारतीय भाई बहन इनके उस फांसे में आ गए थे, उनको भी समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते, देशभक्त हो ही नहीं सकते। राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या देशभक्ति का मुखौटा पहन करके देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों के यानी काले धन को की रक्षा करना, ये इनका पेशा हो गया है। भारतीय आवाम ताकत दल
अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से बराबर ये कह रहा है कि आप भारतीय हैं, उसका एहसास करिए। प्रचार नहीं करना है, यानी दिखावा नहीं करना है, विज्ञापन नहीं करना है, एहसास करना है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हमारे देश के लोग भी भारतीय हैं। तो जब भारतीय है तो फिर दूसरा एट्रीब्यूट उनके साथ नहीं आना चाहिए। कौन सा एट्रीब्यूट? हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, हम ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण है, हम यादव हैं तो वो शेड्यूल कास्ट है, हम पंजाबी हैं तो वो तमिल है। ये एट्रीब्यूट आना जो है, या इसके विषय में सोचना, ये घोर भारत विरोधी विचार है। इसको त्यागना पड़ेगा। इसको त्याग करके भारतीय एकता को स्थापित करने में हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसमें योगदान करें और साथ में आए। अब देखिए, कोरोना के इस संकट काल में कोरोना की खतरनाक लहर हमारे भारतीय भाई बहनों की जान ले रही है। इसी बीच में ये स्वार्थी और देश के दुश्मन राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार रैली कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कह रहा था कि ये रैली बंद करिए, रैली से जो है ये खतरनाक लहर बनती है कोरोना की जानलेवा। लेकिन सत्ता हथियाने की जो हवस है, उस हवस में ये बीजेपी मोदी बहुत आगे है। सिर्फ सत्ता हथियाने और बहुत बुरी तरह से ये कोरोना की लहर जो है अब कहर बरपा रही है हमारे भारतीय भाई बहनों की, और उनकी जाने जा रही हैं। भारतीय ताकत दल ने माननीय उच्च न्यायालय गढ़ से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये बराबर नम्रता पूर्वक विनती करता रहा कि इन सभी चुनावों को रद्द करिए, सरकारों को मजबूर करिए कि वो सरकार अपना संसाधन, अपना ध्यान, अपनी ताकत और ऊर्जा, अपना विचार, सब कुछ जो है लोगों की जान बचाने में लगा है। रैली वैली में बिल्कुल नहीं। लेकिन अफसोस कि न्यायालय भी, हालांकि सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी दल इस विषय में पूरी तरह आश्वस्त है कि न्यायालय के कुछ हिस्सों में, माननीय उच्च न्यायालय के कुछ हिस्सों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी भारतीय जनता पार्टी दल की अपील जाती जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस विनम्र अपील कि चुनाव की समूची प्रक्रिया को रद्द करके, वो निरस्त करके इन सरकारों को, इन राजनीतिक दलों को मजबूर किया जाए कि वो हमारे भारतीय भाई बहनों की जो जाने जा रही हैं वो उससे उनकी जान की रक्षा की जाए। तो ये न्यायालयगण जो माननीय उच्च न्यायालयगण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया, और देखने में आया कि कुछ उपदेशात्मक, जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय उपदेश दे रहा है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो और दवाओं की कालाबाजारी न हो, बेड की कालाबाजारी न हो, चिकित्सा सुविधाओं की कालाबाजारी न हो। तो ये हाई कोर्ट जो है ये उपदेश देने के लिए है। हाई कोर्ट जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बनाई है, वो आदेश दे करके पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के हित के लिए बनाई गई है। लेकिन आज ये माननीय उच्च न्यायालयगण और सर्वोच्च न्यायालय और जो है सर्वोच्च न्यायालय भी
सुनने में आया कि वो सिलेंडरों की गिनती करवा रहा है। इससे समस्या इतनी विकराल विकट है और भारत विरोधी ताकतें सिस्टम पर बैठी हुई हैं। उसका समाधान किसी कॉस्मेटिक अप्रोच से, लिप सर्विस अप्रोच से और जो है हाइपोक्रेटिक यानी पाखंडी उपाय से समाधान इसका आएगा। बुलडोजिंग एक्शन की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण बताना चाहता है भारतीय अवाम ताकत दल। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण ने पीपुल ऑफ इंडिया के लिए चिंता नहीं की, उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया। एक नाटकीय ढंग से मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाने की बात तो कह दी, लेकिन एक बात सभी लोग जान लें, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें और ये सभी राजनीतिक दल भी जान लें और इन राजनीतिक दल के नेता ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी जी और भी जो नेता और माननीय उच्च न्यायालयगण, खास करके माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये जान लें कि ये पूरी व्यवस्था पीपुल ऑफ इंडिया के लिए है, भारत के लोगों के लिए है। भारतीय जनता दल गुहार लगाता रहा और निवेदन लगातार करता रहा, लेकिन आप लोगों ने भारत के लोगों की जान बचाने की रक्षा के विषय में कुछ नहीं किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाने का एक नाटकीय ढंग से आदेश दिया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं। तो ये भारतीय जनता दल ये सभी को बताना चाहता है कि पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन एक साथ होंगे। उनको एक करने की मुहिम भारतीय जनता दल भारतीयता के आधार पर एक निवेदन, एक अभियान वो चला रहा है और एक हो करके इन सब के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के साथ साथ ये जो राजनीतिक दल हैं, वाम दल और गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस और उसके नेता जिसे गद्दार राहुल गांधी, गद्दार सोनिया गांधी और गद्दार प्रियंका गांधी, मोदी इत्यादि के खिलाफ हत्या का केस ये अवाम एक होकर के, भारतीयता के आधार पर एक होकर के ये मुकदमा चलाएगी। कब चलाएगी और कैसे चलाएगी ये भविष्य में जनता तय करेगी, लेकिन चलाएगी तो तभी जाकर के इनको सबक मिलेगा कि अपने भारत के लोगों की जान लेने का अंजाम क्या होता है। और बड़े गुमान में, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सिखाया हुआ छोट भैया भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कहता है कि आपके यूट्यूब वाले सर में हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम जीत रहे हैं,
पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ, यही तो ऐसा ही तर्क जीएनपीसी भी दिया करती थी कि कितने भी पाप करती थी, बस उसका एक रटा रटा जवाब था कि जनता हमको चाहती है, हम वोट पा रहे हैं। तो वोट कैसे ये छीन रहे हैं, भारतीय समाज को विभाजित करके, भारतीय समाज में जो है वो ध्रुवीकरण करके, ध्रुवीकरण वो भी संप्रदाय के आधार पर, और संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करना ये एक सामाजिक अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है और भारत के खिलाफ अपराध है। लेकिन वो अपराध करके, और जो 60-70 सालों से जो इसने एनपीसी ने वोट छीना है, ये अपराध तो किया ही धन बल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा पोल को रिग करके तो उसने लोकतंत्र को हिजैक किया है, उसका अपहरण किया। चुनाव जीता नहीं है, उसी प्रकार चुनाव जीतने की का तिकड़म ये बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम है उसको एक करने की मुहिम भारतीय जनता का दल चला रहा है, और बहुत जल्दी ये भारतीयता आधारित एकता के आधार पर सभी भारतीय भाई बहन तमिलनाडु से लेकर के, केरल से लेकर के कश्मीर तक लोग एक होंगे। और ये मुकदमा जो अभी बताया गया है कि ये मोदी जी के खिलाफ, राहुल के खिलाफ, सोनिया के खिलाफ, प्रियंका के खिलाफ, वाम दलों उनके नेताओं के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, और ये जो अभी बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ हत्या का केस, हत्या का मुकदमा ये आवाम एक साथ मिलकर के चलाएगी जरूर। ये सभी लोग सुन लें, क्योंकि ये बने तो हैं भारत के लोगों के लिए, ये वो भी जानते हैं कि काम करते हैं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, और ये ताकतें तो भारत के खिलाफ भी काम करती हैं। तो इस तरह की जागृति हमारे भारतीय भाई बहनों में जरूर है कि अब वो एक हो जाए भारतीयता के आधार पर। सभी लोग तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।